हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राग बिहार। सीयूईटी के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं और आज मैं आपसे सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और माइन्यूट डिटेल्स बताने जा रही हूँ, वो भी सीयूईटी की खुद की वेबसाइट से, ताकि गलत होने का कोई चांस ही ना हो। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जाननी है तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो जल्दी से चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और ये सारी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी की खुद की वेबसाइट से देखते हैं। CUET की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र पे, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया है, ब्राउज़र पे आपको जो CUET टाइप करना है। CUET टाइप करके आप जैसे एंटर करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे ये एक लिंक दिखेगी। इसका नाम है cuet.samarth.ac.in। इस पे क्लिक करने से आप सीधा पहुंच जाएंगे CUET की ऑथेंटिक वेबसाइट पे। CUET की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपकी काम की है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, जो कि सार है इन्फॉर्मेशंस का। ये PDF 109 पेजेस का है और ये स्पेसिफिकली CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 के लिए है। जैसा कि आप इसके सेकंड पेज पे देख सकते हैं, इन्होंने वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोगो और नेम दिए हैं जो इस बार CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको इंटरेस्ट है तो उसका नेम ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस PDF से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो है डेट से रिलेटेड। हम गलती से कोई डेट मिस ना कर दें। तो डेट्स हैं, ये एप्लीकेशन 6 अप्रैल से ओपन हो चुकी है और 6 मई तक चलेगी। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 6 मई है। बाकी कुछ डेट्स से बाद में अनाउंस करेंगे। डेट ऑफ एग्जाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन टेंटेटिव है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। एग्जाम का ड्यूरेशन, ये एग्जाम 2 स्लॉट्स में होगा। पहला स्लॉट 195 मिनट्स का होगा, दूसरा स्लॉट 225 मिनट्स का होगा। और जो टाइमिंग है वो स्लॉट्स की मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ये लिंक यहाँ पे दी हुई है, अगर ये एप्लीकेशन रजिस्टर करने के बाद और एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी अपडेट देखनी है CUET की तरफ से, तो आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। आप अगर कोई अपडेट है तो आपको इस वेबसाइट पे ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फीस से रिलेटेड। ये एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। जनरल कैटेगरी के लिए 650, OBC के लिए 600, SC/ST कैटेगरी के लिए 550 रुपीज़। और अगर इंडिया के बाहर के कुछ कैंडिडेट्स हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी रजिस्टर करना होगा और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है 3000 रुपीज़। उसके बाद हम जल्दी से चलते हैं, इन्होंने कुछ ब्रॉड फीचर्स दिए हुए हैं ये एग्ज़ाम होगा कैसे, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये है सेक्शन 3। सेक्शन 1 है लैंग्वेज का। यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और अगर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उस एक लैंग्वेज से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 का आंसर करना है। और वो जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो इस एरिया से होंगे, सारे MCQ टाइप होंगे और उसके लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। अगर आप 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चन, में से आपको 40 अटेंड करने होंगे, वो भी इसी एरिया से होंगे। और अब आपको 45 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आपने दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट की है। तो ये था सेक्शन 1। अगर हम सेक्शन 2 को देखें, जो कि है आपका डोमेन, जो आपने 11th-12th में पढ़ाई की है या फिर जो आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। तो इस एग्ज़ाम में 27 डोमेन्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे होंगे जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सारे डोमेन्स मिला के 27 होते हैं जो CUET अवेलेबल करवा रहा है। और आप इसमें से 6 डोमेन्स मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी था और आप चाहते हैं कि आपको चारों डोमेन के एग्जाम देना है तो आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। और हर डोमेन से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का आपको आंसर करना है। क्वेश्चंस के टाइप MCQ होंगे। डिटेल सिलेबस आपको यही NDA की वेबसाइट पे मिल जाएगा और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया अपने डोमेन का तो उसके लिए 45 मिनट्स, अगर 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं तो उसके लिए फिर 45 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। आई थिंक ये सबको दे रहा है। इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 60 का आंसर करना है। ये भी MCQ टाइप होंगे और इस
कैटेगरी से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। तो ये था एक ब्रॉड व्यू कि एग्जाम होगा कैसे। 3 सेक्शंस में होगा, पहला लैंग्वेज, सेकंड आपके डोमेन का होगा और थर्ड जनरल टेस्ट जो कि सबको देना है। उसके बाद पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम सर्विसेज, बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट करने के। आप इनसे इस एप्लीकेशन की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। वो आपको हमेशा याद रखना है, भूलिएगा नहीं। आप किसी एक्सेल शीट में उसको सेव करके रख सकते हैं। आप हमेशा उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अपना एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप धीरे धीरे करके वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एक दिन में या एक सिटिंग में एप्लीकेशन फिल करना मैंडेटरी नहीं है। आप उसको जितना फिल कर सकते हैं फिल करें, सेव करें, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा ओपन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना होगा और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको स्कैन करके रेडी रखने चाहिए। फोटो के लिए इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि कलर या ब्लैक बैकग्राउंड में होनी चाहिए और वो जो स्कैन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर है वो जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसका इन्होंने कुछ साइज लिमिट दी हुई है और ये आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। और साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से हो जाता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसी भी फ़ोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एक स्पेसिफिक साइज़ तक कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इस एक स्पेसिफिक साइज़ में कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे ही आपको सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने साइज़ यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। उसके अलावा अगर आप PWBD कैटेगरी में अप्लाई करें तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और उसका भी स्पेसिफिकेशन ये है और वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो JPEG को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं या PDF को JPEG में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर वर्ड को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, बहुत आसान है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो थर्ड स्टेप वो आता है फीस पेमेंट। फीस पेमेंट करने के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारे मेथड्स हैं, इसके थ्रू जाके आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आपने स्टेप 3 कंप्लीट नहीं किया है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं मानी जाएगी। तो पेमेंट करना, लास्ट में पेमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और डिटेल में पढ़ना है तो आप डायरेक्टली इस PDF के चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 पे आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे, जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से एक लैंग्वेज कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जो डोमेन के क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन, जो लैंग्वेज का जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें तो क्वेश्चंस आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसी से पूछे जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी जो भी सिलेक्ट किया आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 जो कि आपका डोमेन था वहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस 2 लैंग्वेजेस में होंगे। पहला वो लैंग्वेज जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी सिलेक्ट किया है, और दूसरी सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में भी होगा, वो होगी इंग्लिश। तो आपके डोमेन में आपको क्वेश्चंस 2 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे, एक वो लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट की है और दूसरी इंग्लिश में। उसके बाद सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे। जैसे फिर से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में भी 20 लैंग्वेजेस, आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 27 सब्जेक्ट डोमेन्स हैं, आप बहुत डिटेल में वो देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन्स हैं और वहाँ से अपनी पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट जो कि सबको देना है।
उसके बाद अगर हम जल्दी से नीचे आए तो हमें दिखेगा कि टोटल जो कैंडिडेट है वो 9 मैक्सिमम 9 टेस्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ CUET ने की है स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए। यस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एनेक्जर 1 है, आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अगर आप अपने आप को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में शो कर रहे हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, ये जो भी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करेगी वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, और अगर आपके पास आपकी फैमिली प्रॉपर्टी या एसेट अगर इतने नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव आपके पास अगर नहीं है तो यू फॉल इन EWS कैटेगरी। रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव नहीं है तो आप EWS कैटेगरी में है। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इज इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है तो आप इस कैटेगरी में है। तो आप ये सब देख सकते हैं अगर आप EWS कैटेगरी में है, सो प्लीज़ गो एंड मेक यूज़ ऑफ इट। आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बना के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर आपको कोई बेनिफिट दे रही है तो आपको पक्का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये था जनरल EWS कैटेगरी के। और जनरल डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स इन LIU ऑफ जनरल EWS कैटेगरी, और ये भी एक सर्टिफिकेट है जो कि कैंडिडेट को डिक्लेरेशन के लिए अटैच करना होगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका नाम, एड्रेस, आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, इसके साथ ये भी आपको स्कैन करके अपने एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और EWS को क्लेम कर रहे हैं। सेम टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो है OBC NCL कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। आप ये फॉर्म ध्यान से देख सकते हैं, एनेक्जर सेकेंड डे जो कि पेज नंबर 39 पे है। उसके बाद अगर आप ये आपको भी डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के साथ अगर आप अपना कैंडिडेचर क्लेम कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट। तो आपके लिए ये फॉर्मेट है, आप ये फॉर्म ध्यान से देख सकते हैं। ये है एनेक्जर 3 पेज नंबर 42 पे इस PDF के। और आपको भी और ओके, अगर कोई PWBD कैटेगरी का है अगर आप अपने तो आपको अपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। आप ये डॉक्यूमेंट जो कि एनेक्जर 4 है पेज नंबर 43 पे ये ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपको भी डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। एनेक्जर 5 आपका डिक्लेरेशन है, ये आपको स्कैन करके अपने एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना होगा। उसके बाद है एनेक्जर 6, ये है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। ये आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करेगी किसी मेडिकल हॉस्पिटल या किसी ऑथराइज डॉक्टर से ये आपको मिलेगा। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए अगर आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद ये है सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन जो कि पेज नंबर 54 पे दी हुई है एनेक्जर 3। एनेक्जर 3 में आप जिस सिटी को बिलोंग करते हैं, अगर आप अंडमान निकोबार से हैं तो ये होगा सिटी जहाँ पे एग्ज़ाम हो गया। आंध्र प्रदेश में के हैं तो इतनी सारी सिटीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अगर आप बिहार के हैं तो ये सारी सिटीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो आप ये सारी सिटीज़ ध्यान में रख सकते हैं, अररिया, आर, अरवल, औरंगाबाद, बांका। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इन सारी सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। ऐसे आप अपने स्टेट की सिटीज़ देख सकते हैं कि उस सिटी का नाम है या नहीं है, वहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम का सेंटर वहीं पर आएगा। तो ये थी एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ आएगा, सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम इस PDF में आगे बढ़े तो हमें दिखाई देगा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो छोटी है बट आई थिंक बहुत थॉटफुल है। वो ये है टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स। आप इसको चैप्टर 12 और पेज नंबर 34 के अराउंड सेम PDF में देख सकते हैं CUET की वेबसाइट पे। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NTA जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है कमेटी और अथॉरिटी, उसको कहा है कि वो स्पेशली रिमोट और रूरल एरियाज़ में टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स इस्टेब्लिश करवाए उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हों।
या फिर जो अनकंफर्टेबल है ये एग्ज़ाम देने में, उनको आइडिया नहीं है। हम सब जानते हैं, हमें से बहुत सारे लोग ये एग्ज़ाम पहली बार देंगे। इसके कारण इनफैक्ट नॉलेज होने के बाद भी हो सकता है वो अपना एग्ज़ाम बिगाड़ के आ जाए, वो इतने अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए सबको एक पेज पे लाने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए ये स्टेप उठाया है। ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके लिए जस्ट आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है और अपने पास के टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर में जाके आप ये एक्चुअल एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो कर रही है। सो वी शुड अप्रिशिएट दिस स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये थी वीडियो CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की। अगर इसका हम हाईलाइट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको डेट्स याद रखना ज़रूरी है। वो है 6 अप्रैल टू 6 मई। फ़ीस प्रॉपरली पे करनी है। उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हो सकता है। और जो थर्ड थिंग ध्यान रखने की वो ये है कि आप अपने सिटी के आसपास के सेंटर्स देख लें कि आप जिस सिटी में हैं उसके आसपास अवेलेबल कौन सा सेंटर है। चौथी चीज़ तो ध्यान रखने की वो है ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रेडी करके रख लेने चाहिए। अगर स्कैन करके उसको साइज़ लिमिट में लाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाता है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है, बहुत ईजी प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता दूंगी। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए सोच के की है, वो है टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स। अगर आप किसी रूरल और रिमोट एरिया में रहते हैं और आपने पहले कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया और आप उसको एक्चुअल एग्ज़ाम देने के पहले ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाके अपने घर के और अपने सिटी के आसपास के टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर ज़रूर देखने चाहिए। अगर अवेलेबल है और आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक्चुअल एग्ज़ाम देने के पहले वहाँ जाके एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता कैसा है वो देखना चाहिए, वहाँ जाके आपको ट्राई करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको CUET से रिलेटेड देना चाहती थी। एक और वीडियो इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं जो कि लाइव रजिस्ट्रेशन को लेके हमने खुद से रजिस्टर करने की कोशिश की है। ऑल्दो सारे स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वो वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारा कांटेक्ट करने का तरीका होगा, आप या फिर हमें कमेंट करें या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं ragbihar@gmail.com पे। हमें बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।